आज 4 मार्च है और आज रेणु जो कि हिंदी के साहित्य के महान कथा परंपरा में अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं, उनकी जयंती है। 4 मार्च 1921 को उनका जन्म अररिया ज़िले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। रेणु जी को याद करना क्यों ज़रूरी हो सकता है, आप इस पर विचार करें। रेणु ने ऐसा क्या लिखा जो कि गौर करने लायक है। रेणु ने हमें रियल इंडिया की झलक दिखाई। रेणु हम सबको कहते हैं कि जो आज़ादी के जो सपने थे, वो सपने पूरे होने के आसार क्यों नहीं दिखते हैं। रेणु ने समाज की संरचना, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, इन सबों पर दृष्टिपात किया। मैं कॉलेज में समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा था, तो समाजशास्त्र के सिद्धांत का जो पेपर था उसको मैं पढ़ा, लेकिन उतनी बातें समझ में नहीं आई। सारी चीज़ें सिद्धांत रूप में थी। लेकिन रेणु के उपन्यास पर जब मैंने गौर किया, जब मैंने पढ़ा पढ़ती परी कथा को, मैला आंचल को, तो मुझे लगा कि ये समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है और साहित्यकार की भूमिका निभाना कितना महत्वपूर्ण होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सच्चाई को सामने लाना। रेणु जी हमें रियल इंडिया की झलक देते हैं, वो इंडिया जो कई सारी समस्याओं में बटा हुआ है। रेणु हमसे संवाद करते हैं। रेणु देहात और गांव देहात के गंवार और अनपढ़ लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है, उसको सीधे आप ला करके रखते हैं। ये खड़ी हिंदी है और खड़ी हिंदी के साथ में जो आंचलिक जो भाषा है, उसका समन्वय जो उन्होंने किया है, वो अनोखी कीमियागिरी का जो है परिचायक है। रेणु हमें लोक संस्कृति के चितेरे के रूप में भी लगते हैं। पढ़ती परिकथा में सामा चकेबा का जो त्यौहार मनाया जाता है मिथिलांचल के इलाके में, वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, जो कि भाई बहन के अनोखे प्यार के का जो है वो फेस्टिवल है। और इसका धार्मिक महत्व भी है। ये कि समा और चकेबा क्यों जो है वो मनुष्य से पक्षी बन गए थे। आप वेबसाइट पर जो है कोशिश कर सकते हैं और समा चकेबा पर्व के बारे में आपको समुचित जानकारी मिल जाएगी, उतना समय नहीं है। रेणु जाति प्रथा को ये भारतीय राजनीति का एक अस्थाई समीकरण मानते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत जब हो गई थी 90 के दशक में, तो पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि बिहार में जंगल राज है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रेणु दरअसल अपने कथानक में इसी जंगल राज को वो डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, वर्णित करते हैं, चित्रित करते हैं। अब समझ लीजिए कि विकास की धारा बही और कोसी नदी के ऊपर बराज बनाने की बात चली, तो कोसी में जो सूखा आता है उसको दूर करने के लिए जब कोसी में बराज के जरिए सिंचाई की बात होने लगी, तो इस पर लोग, आम आदमी वहाँ की जो है वो उसका विरोध करते हैं और पढ़ती परिकथा के नायक जितेंद्र नाथ मिश्र को लोग ढेले से मारने लगते हैं। उपन्यास का अंत बहुत ही दुखांत है और ये बताता है कि वास्तविकता हमारे देश में क्या है, कितने गहन अंधकार, अंधविश्वास के कितना गहन अंधकार यहाँ है और इस कूप में जो है देश पड़ा हुआ है। 50 का दशक बहुत ही संक्रमण काल वाला था। देश में परिवर्तन हो रहे थे और उन परिवर्तन को भी रेखांकित किया है। रेणु के उपन्यास पढ़ती परिकथा का एक पात्र है लुत्तो। लुत्तो
अपने मन की बात कहता है और बहुत वो प्रेम कुमार दीवाना के नाटक में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है। लेकिन रेणु दर्शाते हैं कि कैसे ऊंची जाति के लोगों के द्वारा जो अच्छी जो भूमिकाएं हैं नाटक की वो हथिया ली जाती है। तो दलित विमर्श पर जो लोग लिखते हैं वो रेणु को देख सकते हैं कि रेणु ने क्या किया है। ये रेणु हमें राजनीतिक भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करते हैं, खास करके व्यक्तिगत शुचिता की जो बात होती है। ईरा मेहरोत्रा प्रति परिकथा में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में वो पाकिस्तान से आई शरणार्थी हैं। विभाजन के बाद वो हिंदुस्तान आ गई थी और वहाँ से रेल के सफ़र में एक नेताजी के साथ रेल में सफ़र करते हुए वो बिहार आती है। उनको यहाँ के फील्ड में काम करना है और उसी सफ़र में जो है वो नेताजी उनके साथ वो देह सुख जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह क्या दर्शाता है? आज नेताओं के चरित्र जो है जिस तरह से फिल्मों में बम्बई की हिंदी फिल्मों में दिखाए जाते हैं उससे कोई भिन्न नहीं है। और शायद बम्बैया जो है ये फिल्मों के निर्माता और निर्देशक ने ज़रूर जो है रेणु से कोई ये टिप लिया होगा। खास करके पुलिस और नेताओं के चरित्र पर आधारित कई फिल्में हैं जो कि हमें हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, लेकिन हमें बहुत बड़े सच्चाई से अवगत कराती है, जो कि भारतीय राजनीति की शुचिता पर सवाल उठाती है। ये बहुत कम लोग रह गए हैं जो सोच सकें कि हम अपने चरित्र की रक्षा कैसे करें, और पब्लिक लाइफ में, पब्लिक डोमेन में ये चरित्र रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम चारित्रिक शुद्धता की बात कितना करें ये प्रवचन हो जाएगा। तो रेणु को पढ़िए। रेणु कॉमन सेंस की भी बात करते हैं। इनकी एक कहानी है अक्ल और भैंस, और कैसे उस कहानी में एक पात्र हैं वो आ जाते हैं, शहर की नौकरी छोड़ करके गांव आ जाते हैं और किताब पढ़ करके वो गेहूं की खेती करते हैं। और उनको जब चेताया जाता है कि साहब केवल जो है बीज और खाद डालने से और पटवन करने से खेती नहीं होती है, जो पक्षी जो होते हैं जो कि दानों को चुग जाते हैं और केवल जो है वो ठूठ रह जाती है, तो उसकी रक्षा कैसे हो। तो ये भी उनको सीखना पड़ता है। और खेती की जो पारंपरिक जो स्थिति है, खेती कैसे की जाए, ये परंपरा से सीखने की चीज़ है, न कि सिर्फ किताब पढ़ने की से खेती का ज्ञान प्राप्त होता है। रेणु ने साहित्य की सभी विधाओं में करीब करीब लिखा है। रेणु की कविता है अग्रदूत, उसमें बांग्लादेश के एक शरणार्थी का आगमन होता है और वह जो है कवि पूछता है उससे कि सर्वहारा तुम दुखी क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो। उसका जवाब है उस शरणार्थी का कि मेरा सब कुछ लुट गया है। तो कवि पूछता है उससे कि विवेक तो बचा है ना, विवेक बचा है तो सब कुछ बचा है, नीति बची है ना, नीति अगर बची हुई है तो सब कुछ बचा हुआ है। आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है, धर्मांधता और नफ़रत का जो सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 10-15 साल में, और ये उत्तरोत्तर जो है ये बढ़ता जा रहा है। रेणु आज होते तो रोते हुए विलाप करते, हम रेणु को महसूस कर सकें, यही मेरी कामना है। और हम रेणु के साहित्य को पढ़ करके, उनकी संवेदनाओं से लबरेज होकर के हम एक नए भारत का निर्माण कर सकें। और मैं भूपेंद्र कुमार, बिहार के एक कस्बे बढ़िया जो कि लखीसराय ज़िले में है, अपने पैतृक मकान जो कि वार्ड नंबर 5 में स्थित है, इस पुराने ब्रिटिश जो है स्थापत्य शैली में बने हुए बंगले से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। रेणु की जयंती आज है। अपने विचारों से आपको अगर अवगत कराते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैंने रेणु को पढ़ा है थोड़ा, और रेणु होने
की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं एक प्रगतिशील व्यक्ति हूँ और मौजूदा राजनीतिक हलचल से मुझे बहुत ही कोप हो रहा है। मैं कई रिश्तेदार जो कि बहुत ही अंधभक्त हैं, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ प्रगतिशील साहित्य पढ़ करके अपने चेतना को बचाने के लिए, ताकि मैं जो यहाँ के की लोकतांत्रिक मर्यादा है उसके मूल्यों का निर्वाह कर सकूँ, एक सच्चा नागरिक और एक देश के सच्चे प्रहरी के रूप में अपनी पहचान बना सकूँ अपने जीवन में और जीवन को सार्थक कर सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।